हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी के फुल सिलेबस का जो मॉक टेस्ट होता है तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स जो आपके ये नीट के एग्ज़ाम्स हैं तो ये आपके करीब हैं। और इसलिए अगर आप इसका फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप नीट के एग्ज़ाम में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि पढ़ाई तो पूरी करते हैं लेकिन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी रैंक जो है उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो आप लोग भी और साथ में और लोग भी जो भी हैं नीट की तैयारी का, उनको भी ये लिंक शेयर कीजिए जिससे कि आप लोग की प्रैक्टिस अच्छे से हो क्वेश्चंस की और आप लोग अच्छे से ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएँ। एग्ज़ाम अगर इसकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप क्या होगा, एग्ज़ाम में आपका टाइम भी बचेगा, इससे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलती है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नीट का बायोलॉजी का फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट। और इसके टाइम ड्यूरेशन जो है 40 से 50 मिनट की होगी आपकी। और इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट है लेकिन इसका क्या है, ये मॉक टेस्ट है, ये फुल सिलेबस का जो है पेपर नहीं है ना, ये प्रैक्टिस का एक टेस्ट है। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए इसमें कुछ कम क्वेश्चंस हैं। तो इसमें प्रैक्टिस के लिए जो है कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं और 45 से 50 मिनट का यहाँ पे आपका टाइमिंग है। ठीक है, तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, सेक्शन ए, इसमें इजी से मॉडरेट क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी आपको थोड़ा सा सीक्वेंस में लगा के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस में हेल्प मिले। ठीक है, हालांकि एग्जाम में जो आपको इजी मॉडरेट इस तरह से नहीं दिया जाता है, वो बीच बीच में कहीं भी इजी और कहीं पे मॉडरेट, कहीं पे भी हार्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इसमें से ऑर्गेनेल जो है वो पावर हाउस होता है सेल का। ठीक है, सेल का पावर हाउस जो है, किस ऑर्गेनेल को हम लोग सेल का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी से रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि सेल का पावर हाउस जो है वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, और ये हमारा सेल चैप्टर से है। ठीक है, प्लेलिस्ट पे क्लास 11 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उस पर सेल चैप्टर के जो है सेल चैप्टर जो पूरा उसके लेक्चर्स अवेलेबल है, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक सेल चैप्टर के लेक्चर्स नहीं देखे हैं। और इसमें जो है आपको वहाँ पे हर एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिटेल से बताया गया है। और यहाँ पे आपको पावर हाउस ऑफ द सेल पूछा है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है। तो एक ऑप्शन दिया राइबोसोम, दूसरा दिया माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा लाइसोसोम और चौथा है न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो सेल आपकी यूनिट है, सेल और सेल साइकिल, ये दो चैप्टर जो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपके आते हैं, तो ये दो चैप्टर आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उसी के MCQs लिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग आंसर कीजिए कि यहाँ पे सेल का पावर हाउस क्या होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या न्यूक्लियस, क्या होता है इनमें से। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, ठीक है, लाइव वीडियो चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये लिंक शेयर कीजिए जिससे जो लोग भी हमारे साथ यहाँ पे नहीं जुड़े वो भी जुड़ जाए और मॉक टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन या आपका डाउट रहता है वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारा जो पहला है यहाँ पे क्वेश्चन कि सेल का पावर हाउस क्या होता है। ठीक है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है और न्यूक्लियस है। यहाँ पे आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि सेल का पावर हाउस किसको बोलते हैं, ना किस ऑर्गेनल को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, देखिए बायोलॉजी या कोई भी आपका जो नीट का जब आप पेपर देने जाएंगे 3 मई को नीट का पेपर एग्ज़ाम है। और डेट ये जो डेट है, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें क्या है कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 3 सेगमेंट होते हैं आपके। बायोलॉजी में 180 क्वेश्चन रहते हैं और आपके क्वेश्चन जो हैं बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, लेकिन बायो में क्या है कि क्वेश्चन जल्दी करने रहते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है बायो का, तो इसके क्वेश्चन जल्दी करने रहते हैं ताकि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को टाइम दे पाएँ ना। केमिस्ट्री में थिंकिंग ज़्यादा करनी पड़ती है और फिजिक्स में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसके लिए टाइम मिलना चाहिए, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी अटैम्प्ट करने हैं। जल्दी से रीड करके ना कोशिश कीजिए 10 सेकंड 20 सेकंड में एक एक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लिया कीजिए ना, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो पावर हाउस सेल का क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ना। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल का पावर हाउस बोलते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ग्लूकोज को बर्न करता है और एटीपी बनाता है, तो इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अगर इतना क्लियर हुआ तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच हार्मोन ट्रिगर्स ओव्यूलेशन, कौन सा हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन
ओवुलेशन को ट्रिगर करता है, यानी ओवुलेशन किस हार्मोन की वजह से होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ओवुलेशन बताया था आपको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज पे, ठीक है, 14th डे पे जो है ओवुलेशन होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, FSH, LH, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, FSH, LH, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, ये आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। तो ओवुलेशन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? ठीक है, ओवुलेशन कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे पे। और ओवुलेशन में होता क्या है, सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवरी से रिलीज होती है। ठीक है, ओवरी से, जैसे ओवरी हमने बनाया तो उससे सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, और ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो रप्चर करता है, तब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, और इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रिलीज हो रही है, और ये ओवुलेशन का प्रोसेस है। तो ओवुलेशन जो होता है किस हार्मोन से होता है, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH लुटेनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखो FSH यहाँ पे जो है वो फॉलिकल का डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियन फॉलिकल और फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है, तो जो फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है ओवरी के अंदर, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से होता है। फिर हम लोग देखते हैं LH का सर्ज। हम लोग एक चीज़ देखते हैं फिनोमिना, जो मिड डेज पे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड डेज जो होते हैं 14 डे पे, यहाँ पे LH का सर्ज देखने को मिलता है। LH का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, और इसके बाद हम तो यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे LH जो है ये ओवुलेशन को ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि ओवुलेशन का जब टाइम होता है उसी टाइम पे LH का भी जो होता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, LH यानी लुटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल रहता है। ईस्ट्रोजन है, और फिर प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ठीक है, तो LH यहाँ पे जो है सही ऑप्शन क्या होगा, LH, ये ओवुलेशन को ट्रिगर करता है, यानी जो सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होगा ओवरी से, तो उस टाइम पे LH का लेवल हाई रहता है, जिस वजह से ये फिनोमिना होता है ओवुलेशन का। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, और जो लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल जो बना हुआ है जैस सर बायोलॉजी क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, और ये साथ में ये जो आपका मॉक टेस्ट हो रहा है इसके भी नोट्स वहाँ पे अवेलेबल किए जाएंगे, तो आपके रिवीजन में आसानी रहेगी। ठीक है, अलग से आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से आप क्वेश्चन कीजिए, इसका आंसर कीजिए, डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है ना, जिम्नोस्पर्म में होता है। 4 यहाँ पे प्लांट के ग्रुप दे रखे हैं। ठीक है, 4 ग्रुप्स दे रखे हैं प्लांट्स के, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। तो डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है। डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग प्लांट्स में जब पढ़ते हैं ना, फ्लावरिंग प्लांट में जनरली हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर क्लास 12 का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं पढ़ा या आपने रिवाइज़ नहीं किया, आपने पढ़ लिया लेकिन आपने रिवाइज़ नहीं किया है, तो हमारी प्लेलिस्ट में वो चैप्टर अवेलेबल है। साथ में 1 शॉट भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने अभी जस्ट 1 शॉट भी अपलोड किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर का, उसको आप देख लीजिए, और उससे आपका वो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा ना। तो उसमें आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन जो होता है, तो फर्टिलाइजेशन जब होता है, यानी जब 2 मेल गैमेट होते हैं। ठीक है, पॉलन ट्यूब जब ग्रो करता है ना, पॉलिनेशन के बाद का जो प्रोसेस होता है, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। ठीक है, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, और फिर वो पॉलन ट्यूब जब जाता है ओवरी में, तो ओवरी, ठीक है, जब पॉलन ट्यूब ओवरी में जाता है ना, तो जब पॉलन ट्यूब ओवरी में जाता है, तो ओवरी में 2 मेल गैमेट, यहाँ पे पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होते हैं, तो ओवरी में जब ये जाएगा 2 मेल गैमेट जो होंगे, तो एक मेल गैमेट जो होता है वो एग सेल से, एक मेल गैमेट एग सेल से फर्टिलाइज करता है, जिसको सिंगेमी बोलते हैं। एक मेल गैमेट एग सेल से फर्टिलाइज करता है, जिसको सिंगेमी बोलते हैं, और दूसरा मेल गैमेट जो होता है वो एंडोस्पर्म से फर्टिलाइज करता है। दूसरा मेल गैमेट किससे करता है? एंडोस्पर्म से। तो ये एक मेल गैमेट फर्टिलाइज कर रहा है एग सेल से, और दूसरा मेल गैमेट किससे फर्टिलाइज कर रहा है? एंडोस्पर्म, जो आपका सेंट्रल न्यूक्लियाई है ना, सेंट्रल न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज कर रहा है, या पोलर न्यूक्लियाई भी इसको बोलते हैं, सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई, तो इससे फर्टिलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है, एक को बोलते हैं सिंगेमी और एक को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, तो सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें एक मेल गैमेट एक्सेल से और दूसरा मेल गैमेट जो है वो सेंट्रल सेल्स के पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ पे ये फिनोमिना हमें देखने को मिलता है जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स को हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में हमें ये फिनोमिना देखने को मिलता है, ये आप लोग याद रखेंगे कि ये फिनोमिना फ्लावरिंग प्लांट में होता है, एंजियोस्पर्म्स में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पे होती हैं। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है ये कॉर्टेक्स में होती है, एंडोडर्मिस में होती है, पेरिसाइकिल में, एपिडर्मिस में होती है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है ये एक पाथवे प्रोवाइड करती है वाटर को। ठीक है, और ये आपके कहाँ पे होती है पूछा है, कॉर्टेक्स में होती है, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में या एपिडर्मिस में। जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती हैं ये कहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पे पाई जाएंगी, कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में या पेरिसाइकिल में या एपिडर्मिस में ना। इसका जल्दी से आप लोग आंसर करके बताएंगे, 1 मिनट बस। तो ये हमारा जो है, ठीक है, कॉर्टेक्स में होती है, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में, एपिडर्मिस में ना। तो ये रूट के देखिए अलग अलग यहाँ पे दिए हुए हैं, रूट के अलग अलग जो सेक्शन, रूट का जब हम लोग सेक्शन देखते हैं, ठीक है, तो उस सेक्शन में अलग अलग जोन दे रखे हैं। सेंटर में कॉन्टेक्स होता है, ठीक है, एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर एंडोडर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है, फिर उसके अंदर एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल और फिर कॉर्टेक्स। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर होता है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं एंडोडर्मिस की, किस लेयर की, एंडोडर्मिस की। ठीक है, तो ये जो एंडोडर्मिस की जो लेयर होती है, एंडोडर्मिस में हमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स देखने को मिलती है। ठीक है, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं, और ये जो होती है वाटर को जो है मूवमेंट जो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती हैं ये वाटर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं, उसको पाथवे प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था ना प्लांट की एनाटॉमी से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, विच इज़ अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, इसमें से कॉन्ट्रासेप्शन का बैरियर मेथड क्या है, कॉपर टी है, ठीक है, या कॉन्डोम है, या पिल्स है, या वेसेक्टॉमी है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, आपको बताना है कॉन्ट्रासेप्शन का बैरियर मेथड यहाँ पे क्या है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, और उसके लेक्चर्स जो है वो भी अवेलेबल है हमारे क्लास 12 की प्लेलिस्ट पे, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं किया तो आप हमसे रिवीजन भी कर सकते हैं ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि बैरियर मेथड क्या है कॉन्ट्रासेप्शन का ना, जिसको हम लोग फिजिकल बैरियर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी जो मेल और फीमेल जो एक तरह से कॉपुलेशन जो होता है उसको रोकने का काम करता है। तो कॉपुलेशन को ये हम कह सकते हैं कि मेल गैमेट के फीमेल गैमेट में जो मेल गैमेट का जो ट्रांसफ़र होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो उसको रोकने का काम कौन सा करता है। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो मेल गैमेट के ट्रांसफ़र को रोकने का काम करेगा। तो ये बताना है आपको, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। और क्योंकि कॉपर टी ये तो क्या है, ये बैरियर मेथड नहीं है कॉपर टी। ठीक है, ये तो कॉपर आयन रिलीज करेगा ना, और ये बाद में मारने का काम करता है। ठीक है, बाद में डिस्ट्रक्शन करता है स्पर्म का। पिल्स वगैरह ये भी बैरियर मेथड नहीं है, ये सब बाद में एक्ट करेंगे ना? और वेसेक्टॉमी ये तो परमानेंट मेथड हो गया। बैरियर मेथड पूछा तो ये ऑप्शन भी सही आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, साइनेप्सिस अकर्स ड्यूरिंग। ठीक है, फिर ये जो है सेल डिवीजन वाले चैप्टर से है ना। सेल चैप्टर के आपको क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे, तो इसलिए सेल चैप्टर्स की सेल चैप्टर जो है, सेल और सेल यूनिट ऑफ लाइफ जो है, ये सेल के 2 चैप्टर आप अच्छे से उसमें उसके रीड करिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या है, साइनेप्सिस जो होता है। ठीक है, तो साइनेप्सिस का प्रोसेस जो है, साइनेप्सिस का प्रोसेस किस स्टेज में होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन या डिप्लोटीन। ये आपको आंसर करके बताना है कि साइनेप्सिस का जो प्रोसेस है ना, ये किस स्टेज में होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन या डिप्लोटीन। ठीक है, साइनेप्सिस का प्रोसेस ना, तो जब हम लोग सेल डिवीज़न पढ़ते हैं और सेल डिवीज़न में मियोसिस पढ़ते हैं, तो मियोसिस की फर्स्ट स्टेज जो होती है, मियोसिस में 2 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस की जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, उसमें प्रोफेज होता है। ठीक है, और उस प्रोफेज में कई सारे जो होते हैं उसमें डिवीज़न होते हैं कई। ठीक है, प्रोफेज अलग अलग डिवीज़न में होता है। तो वहाँ पे इसमें जो है लेप्टोटीन स्टेज होती है, जाइगोटीन होती है, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग याद कैसे रखते हैं, मियोसिस 2 की जो प्रोफेज के जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, इसको हम लोग याद कैसे रखते हैं, लेजी पढ़ी दिया। ये हमारे पास एक ट्रिक होती है, लेजी पढ़ी दिया, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी ट्रिक हम लोग अपने लेक्चर्स में कवर किए हैं। ठीक है, जिससे कि आपको ये बायोलॉजी कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहें। तो इसलिए हमारे जो लेक्चर्स हैं वो ज़रूर देखा कीजिए, लेजी पढ़ी दिया। ठीक है, ये तो लेजी पढ़ी और दिया, DIA। ठीक है, तो यहाँ पे LA का मतलब क्या है, LA का मतलब LA से रिलेट कर सकते हैं लेप्टोटीन स्टेज से। ठीक है, लेप्टोटीन, Z जाइगोटीन, और PA पैकिटीन, और DI डिप्लोटीन, और DIA डायाकाइनेसिस ना।
तो लेज़ी पड़ी दिया, इस तरह से ये बनता है हमारे पास ट्रिक ना। दिया कोई लड़की ले सकते हैं जो क्या है लेज़ी आलसी पड़ी हुई है, ठीक है। तो LA लिप्टोटीन, ZY ज़ाइगोटीन, PA पैकेटीन और DI डिप्लोटीन और DIA डायकाइनेसिस। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो साइनेप्सिस जो है, ठीक है, ये कब होता है ये आपको आंसर करके बताना है, किस स्टेज में साइनेप्सिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो ये ज़ाइगोटीन स्टेज जो हमारे पास होती है, ठीक है, ज़ाइगोटीन स्टेज होती है, इसमें हमें साइनेप्सिस देखने को मिलता है। ये आप लोग याद रखेंगे कि साइनेप्सिस कब देखने को मिलता है, ज़ाइगोटीन स्टेज में, ठीक है। ज़ाइगोटीन स्टेज में साइनेप्सिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स ना, कौन सा जो टिश्यू है वो प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा जो टिश्यू है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट में। और बहुत बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो कंडक्टिंग टिश्यू असल में पूछ रहा है ये प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो जब हम लोग पढ़ते हैं तो परमानेंट टिश्यू में जैसे हम टिश्यू पढ़ते हैं तो उसमें कुछ होते हैं सिंपल और कुछ होते हैं मेरिस्टेमेटिक और कुछ परमानेंट होते हैं। तो परमानेंट जो होते हैं, परमानेंट में भी हम लोग सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो तरह के पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमारे जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम क्या करता है, जाइलम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या फूड का ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, मतलब लीव्स में जो ग्लूकोज वगैरह बनता है, ठीक है, लीव्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है ग्लूकोज बनता है, तो वो ग्लूकोज जो है लीव से अदर पार्ट्स में वो किस टिश्यू के थ्रू जाता है, जाइलम के थ्रू जाता है, फ्लोएम के थ्रू जाता है, ठीक है। तो आपको आंसर करके बताना है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या अभी आपको बता दिया यहाँ पे ये चीज़ कि फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से होता है, ठीक है। फ्लोएम फा से आप लोग याद रख लेंगे फूड, ठीक है, और जाइलम जा से जल, ठीक है, तो वाटर याद रख लेंगे। तो जाइलम जो है ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड का करता है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे ह्यूमन में होता है, ठीक। तो जब हम लोग चैप्टर इसका रीड कर रहे थे ना, तो इसके लेक्चर्स में हम लोग ने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन होता है क्या है कि जब मेल स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, ठीक है, यानी यूट्रस में जाएगा। जैसे यूट्रस यहाँ पे बना देते हैं, इस तरह से यूट्रस होता है, ठीक है। और यूट्रस में जब जाता है ये, ठीक है, इस तरह से पियर शेप का इन्वर्टेड पियर ना, यूट्रस का शेप होता है इन्वर्टेड पियर। तो यहाँ से स्पर्म इस तरह से एंट्री करता है, ठीक है, वजाइना के थ्रू एंट्री करेगा, यूट्रस में जाएगा और यूट्रस से होते हुए फिर फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो स्पर्म कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे ओवरी होती है, ठीक है। तो ओवरी से जो है एग सेल आती है, ओवरी से क्या आती है, एग सेल आती है, यानी ओवा आता है ना। तो ओवम, ये ओवम या सिंगुलर इसका ओवम होता है ना। तो ओवम जब आता है और ये स्पर्म यहाँ पे आया, तो यहाँ पे एम्पुला स्थमस का जो जंक्शन होता है हमारे पास, एम्पुला स्थमस का जंक्शन ना, और ये पूरा कहाँ पे फर्टिलाइजेशन और फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट इसको कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब है, ये भी इधर भी फैलोपियन ट्यूब है ना, इधर भी ओवरी है। तो ये ओवरी हो गई और ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। तो फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला स्थमस के जंक्शन पे जो ये हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, यानी स्पर्म एग सेल को फर्टिलाइज कहाँ पे करता है, एम्पुला स्थमस के जंक्शन पे। और ये पार्ट कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। आपसे पूछा था फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला स्थमस के जंक्शन पे, ठीक है, एम्पुला स्थमस के बीच में, यानी फैलोपियन ट्यूब में ही होता है फर्टिलाइजेशन। तो आप कह सकते हैं तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्म और एग में ओवा मिलेगा, स्पर्म ओवा मिल के क्या बना देंगे, जाइगोट, और जाइगोट से फिर बेबी का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गेनेल सिंथेसाइजेस प्रोटीन, प्रोटीन क्या बनाता है ये आपसे पूछा, प्रोटीन ना कौन सा सेल ऑर्गेनेल है। देखो फिर सेल चैप्टर का आ गया, ठीक है। तो सेल चैप्टर, सेल साइकिल और सेल और सेल साइकिल, ये दो चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, आपसे पूछा है सेल ऑर्गेनेल जो है ना, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन कौन बनाता है, SCR, गोल्जी, राइबोसोम, लाइसोसोम, कौन प्रोटीन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, गोल्जी एपरेटस बनाता है, राइबोसोम बनाते हैं या लाइसोसोम। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे। और जो भी क्वेरी या डाउट रहती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, उसका आंसर और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, साथ साथ में आपको एक्सप्लेन भी करते हुए चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब विच ऑर्गेनेल सिंथेसाइजेस प्रोटीन ना, तो आप देखिए पहला दिया हुआ SCR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप दो टाइप पढ़ चुके हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये क्या बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, ये क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा, स्टेरॉइड्स बनाता है, लिपिड्स बनाता है, ठीक है, और ग्लाइकोजन वगैरह बनाता है, ठीक है। तो ये SCR जो है क्या बना रहा है, लिपिड्स और ग्लाइकोजन वगैरह बना रहा है। और
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं होते, इसीलिए इसको स्मूथ बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम नहीं होते उसको हम स्मूथ बोलते हैं। और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं जिनमें राइबोसोम होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो जिस पे राइबोसोम होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनता है, या राइबोसोम से हम कह सकते हैं प्रोटीन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, एसईआर, गोल्जी, राइबोसोम और लाइसोसोम। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। राइबोसोम से क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है। तो और राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। विच इज़ अ ड्राई इंडिहाइसेंट फूड, पूछा आपसे ड्राई इंडिहाइसेंट फूड क्या होता है, यानी कि जो फल जो उसको आप छिल नहीं सकते, ठीक है। ड्राई होता है और इंडिहाइसेंट होता है ना, उसको तोड़ नहीं सकते, जैसे चना होता है उसको आप छिल लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा फ्रूट का टाइप है जो थोड़ा इंडिहाइसेंट होता है। अब ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के बियॉन्ड ना ये चीज़ है, नहीं एनसीईआरटी में ये फ्रूट का टाइप नहीं दिया हुआ है ना। तो इसका ऑप्शन जल्दी से आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा, लेग्यूम, कैप्सूल, कैरियोप्सिस या फॉलिकल। कौन से ऐसे फ्रूट होते हैं जिनको आप या जो खुद से भी जो है फटते नहीं है ना, या उसको आप छिल नहीं सकते, ठीक है। तो कौन सा ऐसा फ्रूट का टाइप है जो ड्राई इंडिहाइसेंट फ्रूट होता है, ठीक है। इसको छिलने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा इसको तोड़ना पड़ेगा ना, या इसको इसका जो कवर होता है उसको तोड़ना पड़ सकता है। तो ये 1 मिनट बस, जल्दी से इसका आप लोग आंसर कीजिए कि इसका सही क्या होगा। इंडिहाइसेंट, हालांकि कुछ ऐसे जो होते हैं वो टूट भी सकते हैं, उसको छिल भी सकते हो, ठीक है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैरियोप्सिस। इसका सही आंसर क्या आएगा, कैरियोप्सिस ना। ड्राई इंडिहाइसेंट फ्रूट क्या क्या है, ये टाइप कैरियोप्सिस टाइप है ना। कैरियोप्सिस टाइप कहाँ पे देखने को मिलता है, वीट और राइस में, ठीक है। वीट और राइस ना फैमिली पोएसी आती है, तो वीट और राइस में आपको ये कैरियोप्सिस टाइप का दिखता है, ठीक है। ये फ्रूट जो है कैरियोप्सिस टाइप जो है आपको किस में देखने को मिलेगा, 1 मिनट बस, ठीक है। कैरियोप्सिस ये होता है, ठीक है। ये क्लियर होगा आई होप कि ड्राई इंडिहाइसेंट फूड जो है वो आपका ऑप्शन सी जाएगा, कैरियोप्सिस ना। कैरियोप्सिस का सही ऑप्शन है, क्योंकि कैरियोप्सिस जो होता है, अच्छा यहाँ पे वीट और राइस इसके एग्जांपल जनरली होते हैं ड्राई इंडिहाइसेंट फूड के ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी की। आपको आंसर करके बताना है कि किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, एल्वियोलाई है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे। 1 मिनट बस जरा सा चेक कर लें, ठीक है। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या आप लोग बताएंगे, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई या ग्लोमेरुलस। थोड़ा इस सेशन को फास्ट हम लोग लेके चल रहे हैं ना, थोड़ा सा फास्ट इस सेशन को लेके चल रहे हैं, क्योंकि क्या है कि मॉक टेस्ट है ये, इसमें टाइम कम रहता है और पूरा क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने रहते हैं ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए। फंक्शनल यूनिट आपको बतानी है किडनी की, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होगी, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई या ग्लोमेरुलस, ठीक है। अभी सिंपल ये क्वेश्चन हैं और इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट क्या होगी किडनी की, नेफ्रॉन, ठीक है। ऑप्शन बी नेफ्रॉन होगा ना। नेफ्रॉन क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, ठीक है। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है ना। जब हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, तो किडनी में कॉर्टेक्स और मेडुला पढ़ते हैं, मेडुलरी रेज होती हैं उसमें, और फिर उसके अंदर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, ऐसे बोमेन कैप्सूल वगैरह होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, और फिर कलेक्टिंग डक्ट होती हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट होती है, लूप ऑफ हेनले, ग्लोमेरुलस, ये पूरा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। इसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं। क्यों कहते हैं फंक्शनल यूनिट, क्योंकि यहीं पे जो होता है ब्लड का फिल्टर होता है और यूरिन पास आउट होती है, ठीक है। तो ब्लड का फिल्टर होगा और यूरिन जो है वो बाहर आएगी। यूरिन जो है कहाँ पे आएगी, यूरिन ब्लैडर में आएगी, यानी बाहर निकलेगी ब्लड से, यूरिया अलग हो जाएगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट बोलते हैं किडनी की ना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं हमारा ऑप्शन, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज स्कर्वी। स्कर्वी किससे, किसके डिफिशियंसी से यहाँ पे स्कर्वी होता है, कौन सा विटामिन जो है वो इसके डिफिशियंसी यहाँ पे स्कर्वी कॉज कर सकती है। अच्छा ये जो आपकी यूनिट है ना, फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये क्वेश्चन था ह्यूमन फिजियोलॉजी से, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी जो होती है, इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं,
ना। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है, A, B, C या D, ये आपको कमेंट करके बताना है ना। तो ये आप लोग एक विटामिन का टेबल एक आप लोग बना लीजिएगा, या आप लोग नेट पे भी देखेंगे तो आपको विटामिन की टेबल मिल जाएगी कि कौन से विटामिन का क्या नाम होता है ना, विटामिन और उसका नाम ना, केमिकल नेम जो उसका है, और उसका डिफिशियंसी, डिसीज़ और सोर्स, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा हर एक विटामिन का ना। तो यहाँ पे विटामिन किसका पूछा है, विटामिन सी का, स्कर्वी ना। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है, ठीक है, विटामिन सी से। विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए जिसको रेटिनॉल हम लोग कहते हैं, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है। विटामिन बी, ठीक है, जिसको हम लोग थायमिन बोलते हैं, और इसकी डिफिशियंसी से बेरी बेरी होता है ना, स्किन डिसीज है बेरी बेरी, विटामिन बी की डिफिशियंसी होता है। विटामिन सी स्कर्वी जो गम का मसूड़ों का जो एक डिसीज़ होती है, ठीक है, गम ब्लीडिंग होने लगती है, तो इसको स्कर्वी बोलते हैं, विटामिन सी की डिफिशियंसी से होती है। और विटामिन सी हमें किससे मिलता है, विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, और ये हमको मिलता है जो है खट्टे फल जो होते हैं, ठीक है, सौर जो फ्रूट्स होते हैं उनसे ये विटामिन सी मिलता है। इसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जाएगा, स्कर्वी का विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच प्लांट शोज पैरेलल वेनेशन ना। पैरेलल वेनेशन जो होती हैं ये किस प्लांट में हमें देखने को मिलती है, मैंगो में, पी में, व्हीट में या मस्टर्ड में, ठीक है। पैरेलल वेनेशन जो है ये किस प्लांट में देखने को मिलेगी, मैंगो में, पी में, व्हीट में या मस्टर्ड में, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। तो पैरेलल वेनेशन यहाँ पे किस में होती है, देखो दो टाइप की आपको वेनेशन हमने पढ़ाई थी, ठीक है, जब प्लांट एनाटॉमी प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ा रहे थे, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में दो टाइप की यहाँ पे आपको पढ़ाई गई थी जो, तो दो टाइप की कौन कौन सी थी वेनेशन, पैरेलल और रेटिकुलेट, पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। तो पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन जो थी यहाँ पे दो टाइप की वेनेशन है, और ये होती क्या है, एक बार आपको बना के दिखा देते, जैसे कुछ लीफ आप देखेंगे ना, कुछ लीव्स आप देखेंगे तो उस पर आपको ऐसे जाली के जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, नेटवर्क के जैसा पूरा, ब्रांचेस, टी में ब्रांचेस होती हैं या नेटवर्क, तो आपको लीफ पे भी इस तरह का नेटवर्क देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे कुछ लीव्स ऐसी होती हैं, वहाँ पे आपको नेटवर्क देखने को मिलेगा पूरा ना, कुछ प्लांट पे, और इसकी लीव्स पे नेटवर्क है, और कुछ प्लांट की लीव्स ऐसी होती हैं जो आप उसको देखेंगे तो वो पूरा ऐसे खड़े खड़े वहाँ पे क्या होगा, इस तरह से वेनेशन देखने को मिलता है, ऐसे लंबी लंबी सी लाइंस खींची होती हैं, ठीक है। जैसे आप तो इसको हम लोग ना, ये जो ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं इसको बोलते हैं ये डाइकोट में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो डाइकोट प्लांट होते हैं उसमें रेटिकुलेट, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, नेटवर्क के टाइप का, जाले के जैसा, ठीक है, वेब के जैसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है लीफ पे, तो इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और ये रेटिकुलेट वेनेशन जो ये डाइकोट प्लांट में देखने को मिलती है, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन जो होती है डाइकोट प्लांट्स में होती है, उनके लीव्स में होती है, और पैरेलल वेनेशन जो होती है मोनोकॉट प्लांट या ये मोनोकॉट प्लांट की लीफ में होती है, ठीक है। तो पैरेलल वेनेशन जो है ये मोनोकॉट प्लांट की लीफ में है, और ये हमें देखने को मिलेगी, आपसे पूछा ना मैंगो, पी, व्हीट या मस्टर्ड किस में देखने को मिलती है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। मतलब बेसिकली आपसे पूछा क्या है कि मोनोकॉट प्लांट, इसमें से मोनोकॉट प्लांट कौन सा है, अगर आप ध्यान दें, क्योंकि पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलती है, जैसे शुगर केन हो गया, ठीक है, शुगर केन हो गया, या आप बात कर लें व्हीट की, व्हीट हो गया ना, गेहूँ, तो ये मोनोकॉट प्लांट है, और मोनोकॉट प्लांट में आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, सी, व्हीट में आपको मोनोकॉट वेनेशन देखने को, ये जो है पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि व्हीट क्या है, व्हीट मोनोकॉट प्लांट, ठीक है, यहाँ पे आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगी। एक मिनट जरा चेक करें एक बार, ये सही है, हाँ ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, विच स्टेज शोज क्रोमोसोम्स एट इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या, बहुत आसान सा क्वेश्चन आपका, सेल से फिर से सेल से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेल और सेल साइकिल के आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को यहाँ पे मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, सेल और सेल साइकिल की, और जो भी आपका क्वेरी या डाउट रहता है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इक्वेटर पे किस स्टेज में, ठीक है, माइटोसिस की या मियोसिस के किस स्टेज पे जो है क्रोमोसोम इक्वेटर पे होते हैं। तो हम लोग जनरली अब यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज दिया, तो ऑप्शन से हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि ये माइटोसिस की बात कर रहा होगा, ठीक है। तो जनरली, और कोई स्टेज, पर्टिकुलर स्टेज तो वो भी नहीं बोला है कि माइटोसिस है, मियोसिस उसने बताया तो है नहीं, तो हम लोग माइटोसिस कंसिडर करेंगे। और पूछा इक्वेटर पे क्या होता है, किस स्टेज में जो है इक्वेटर पे क्रोमोसोम होते हैं ना, इक्वेटर, या इसको हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं, ठीक है, इक्वेटर
या इक्वेटोरियल प्लेट, जहाँ पे ये क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेज में क्रोमोसोम अलग अलग जगह पे रहते हैं ना। जैसे प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। मेटाफेज में क्या होता है, ये एक सीध में आ जाते हैं, एक अलाइन में, या हम कह सकते हैं सेंटर में आ जाते हैं बिल्कुल, जिसको हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं ना। और फिर एनाफेज में किनारे किनारे चले जाते हैं, और टीलोफेज में क्या होता है, फिर से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या आएगा, आपसे पूछा इक्वेटर में कब होते हैं, सेंट्रल, ठीक है, यानी मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट पे कब होते हैं, तो मेटाफेज स्टेज, ठीक है। ये जो स्टेज आपकी होती है ना मेटाफेज, इसमें जो होते हैं क्रोमोसोम एकदम बीचों बीच होते हैं, सेंटर में होते हैं, मेटाफेज प्लेट पे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसटीडी, इसमें से क्या जो है वो एसटीडी नहीं है, कौन सा एक ऑप्शन जो है ये एसटीडी नहीं है ना। इसमें से कौन सा एक ऑप्शन एसटीडी नहीं है, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज शोज क्रोमोसोम, एक मिनट, हाँ, तो ये आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसटीडी, कौन सी एक डिसीज एसटीडी नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है ना। यानी जो क्या है कि जब मीटिंग होती है, मेल फीमेल जब मीटिंग करते हैं या कॉपुलेशन करते हैं, तो उस दौरान जो है, ठीक है, कौन सी डिसीज़ नहीं फैलती, ये आपसे बेसिकली पूछा है। तो कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती है, ठीक है। एड्स हो गई, सिफिलिस हो गई, मलेरिया या गोनोरिया ना, कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, एड्स है, सिफिलिस है, मलेरिया है या गोनोरिया है, ठीक है। जल्दी से आपको कमेंट करके ये चीज़ बतानी है, एड्स, सिफिलिस, मलेरिया या गोनोरिया। तो एड्स जो होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक है। एड्स आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है ना। एड्स ये तो आप पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का ये बेसिकली है, तो उसमें एड्स तो आती ही है, ठीक है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये फैल सकती है। सिफिलिस जो होता है ना, ये भी फैल सकता है। मलेरिया जो है ये वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, ठीक है, वेक्टर से ये फैलती है, मच्छर वगैरह से फैलती है ना, और इसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वगैरह से या फिजिकल कॉन्टैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। गोनोरिया जो है, गोनोरिया भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, ठीक है। तो जनरली क्या है, मलेरिया अगर आप देखें ऑप्शन सी सही जाएगा इसमें, मलेरिया, मलेरिया जो होती है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, नहीं है। मलेरिया क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है, पूछा था ना, नॉट एन एसटीडी, तो मलेरिया नहीं है क्योंकि ये मच्छर से फैलती है, ठीक है। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मलेरिया का जो है वेक्टर क्या, मलेरिया का जो पैथोजन होता है उसका क्या नाम है, ठीक है, मलेरिया के कॉजिंग एजेंट का या पैथोजन का क्या नाम होता है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, टैप्टम इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। देखो फर्स्ट चैप्टर फिर से एक क्वेश्चन आ गया, तो फर्स्ट चैप्टर आपके लिए क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप कवर कीजिएगा, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो टैप्टम जो है ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, कहाँ पे, अच्छा टैप्टम जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हमने पढ़ा था जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम लोग पढ़ रहे थे और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का देख रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया यानी एंथर का जब हम लोग क्रॉस सेक्शन करते हैं, उसमें एंथर के क्रॉस सेक्शन में वॉल लेयर्स हमें माइक्रोस्पोरेंजिया में देखने को मिलती हैं। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया में वॉल लेयर इस तरह से अलग अलग वॉल लेयर होती है। सबसे बाहर की होती है एपिडर्मिस, ठीक है, सबसे बाहर की क्या एपिडर्मिस है, उससे अंदर की होती है एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस होती है ना। फिर यहाँ पे आपकी लेयर जो है एपिडर्मिस हो गई, एंडोडर्मिस हो गई, ठीक है, और टैप्टम यहाँ पे देखने को मिलती है ना, मिडिल लैमेला, एक मिनट, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ठीक है, और एक और यहाँ पे लेयर होती है, ठीक है, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग से उतर गया है ना नाम, ये कुछ यहाँ पे नाम रहता है उसका, एपिडर्मिस एंडोडर्मिस है ना। एक और यहाँ पे एक लेयर होती है, फिर यहाँ पे आपकी होती है टैप्टम, ठीक है, मिडिल लेयर होती है और फिर टैप्टम है ना। तो इस तरह से एपिडर्मिस एंडोडर्मिस है, मिडिल लेयर और फिर टैप्टम। तो ये जो टैप्टम होती है ना, ये टैप्टम क्या करती है, टैप्टम जो होती है ये क्या करती है, आपको अगर इसका याद हो तो आपको जब बताया था तो उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ना। टैप्टम क्या कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है स्पोरोजनस टिश्यू को, यानी जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा है स्पोरोजनस टिश्यू के अंदर, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स जो डेवलप हो रहा है, तो इसको ये बाहर की जो इसकी टैप्टम लेयर है वो क्या कर रही है, बाहर से न्यूट्रिशन ये अंदर भेज रही है। एरो के थ्रू आपको दिखा दिया कि यहाँ पे क्या है, बाहर से इसको न्यूट्रिशन जो वो अंदर भेज रही है। और ये जो टैप्टम की लेयर होती है किससे एसोसिएटेड है, ये आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए, ओव्यूल, एंथर, लीफ या रूट ना, ये कहाँ पे देखने को मिल रही है टैप्टम की, बहुत जनरल क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं कि लोग बहुत डिटेल में सोचते रहते हैं, बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ देता है, जिस वजह से क्या है कि लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत टिक लगा देते हैं, ठीक है।
तो बहुत जनरल क्वेश्चन ही है और इसका सही से आंसर कीजिएगा कि टैप्टम जो है ये कहाँ किस चीज़ से एसोसिएटेड है, मतलब कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपसे बेसिकली पूछ रहा है ना। तो ये जनरली एंथर में होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, ठीक है। ओव्यूल क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओव्यूल में तो नहीं होगा, ठीक है। वो प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंथर में आपको टैप्टम देखने को मिलता है। लीफ और रूट इसमें भी नहीं होता, ठीक है, एंथर में होगा टैप्टम। नेक्स्ट, और टैप्टम का काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। टैप्टम का काम क्या होता है, पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच सेल इज कॉल्ड नर्व सेल ना। नर्व सेल कौन सी सेल, नर्व सेल होती है, लीडिंग, सर्टोली, आरबीसी या न्यूरॉन ना। नर्व सेल कौन सी होती है, ठीक है, कमेंट करके जल्दी से बताना है, लीडिंग, सर्टोली, आरबीसी या न्यूरॉन, ठीक है। नर्व सेल, तो नर्व सेल का मतलब क्या हुआ, नर्व सेल का मतलब, ठीक है, लीडिंग सेल। नर्व सेल का मतलब यहाँ पे क्या बना कि नर्व सेल होती हैं ह्यूमन, जब रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ाए थे, रिप्रोडक्शन जब वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि टेस्टिस में जो होती हैं, टेस्टिस के जब हम लोग सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो वहाँ पे कुछ सेल होती हैं, ठीक है, अलग अलग सेल होती हैं, लीडिंग होती हैं ना, या इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर होती हैं, ठीक है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होती हैं, सर्टोली सेल होती हैं और स्पर्मेटोगोनिया होती हैं। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का जो होता है फॉर्मेशन होता है, यानी स्पर्मेटोगोनिया तो स्पर्म बनाता है और सर्टोली सेल क्या करती है, स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं ना, ताकि वो सर्वाइव कर सके, यानी स्पर्म सर्वाइव कर सके तो उनको न्यूट्रिशन, उनको डेवलपमेंट के लिए, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो बेसिकली सर्टोली सेल जो होती हैं ना, ये इनको हम नर्व सेल बोलते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो नर्व सेल कौन सी है, सर्टोली सेल, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है स्पर्म को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओवरी डेवलप्स इनटू सीड, फ्रूट, एम्ब्रियो या एंडोस्पर्म, ठीक है, जल्दी से बताना है आपको कि ओवरी जो है वो किस में डेवलप होती है, सीड में, फ्रूट में, एम्ब्रियो में या एंडोस्पर्म में। और अभी तक हम लोग 18 क्वेश्चन कर चुके हैं ना, टोटल हमारे यहाँ पे 45 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और इसमें से हम लोग 18 क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक। तो ओवरी जो है ये डेवलप होती है, किस में डेवलप होगी आपको कमेंट करके बताना है। और यहाँ पे 20 क्वेश्चन का मेरे ख्याल से एक सेगमेंट हमारा था ना, ये इजी सेगमेंट जो था ये हमारा 20 क्वेश्चन का था, ठीक है, जिसमें से अभी हम लोग 18 नंबर पे हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए ओवरी जो होती है ना ये किस में डेवलप होती है, सीड में, फ्रूट में, एम्ब्रियो में या एंडोस्पर्म में, ठीक। ओवरी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, देखो ये फिर से फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है। ओवरी हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं प्लांट्स में, तो वहाँ पे सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में पढ़ते हैं प्लांट्स में, तो वहाँ पे ओवरी जो होती है, एक मिनट, हाँ, तो ओवरी ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन सा पार्ट होता है, कार्पेल में 3 पार्ट होते हैं ना, कार्पेल में स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होती है। अब ये पूछ रहा है कि ओवरी जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो ओवरी जो है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, जैसे सीड, सीड किससे बनती है, अगर पूछे सीड किससे बनती है, सीड किसके डेवलपमेंट से बनती है, तो सीड बनती है ओव्यूल के डेवलपमेंट से, ठीक है। तो सीड क्या होता है, डेवलप्ड ओव्यूल होता है, सीड क्या होता है, डेवलप्ड ओव्यूल, यानी जो ओव्यूल वाला पार्ट होता है, ओवरी के अंदर का ओव्यूल वाला पार्ट, तो वो सीड बनाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और पूरी पूरी ओवरी जो है फ्लैशी पार्ट जो है वो क्या बनाएगी, तो वो फ्रूट बनाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फ्रूट ना, ओवरी जो होती है फ्लैशी पार्ट वो फ्रूट बना देगी। ऑप्शन सी, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो किससे बनता है, तो ये मिल गैमेट और एक्सेल के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो मेल गैमेट और एक्सेल के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है ना। तो ये एम्ब्रियो क्या है, जाइगोट से बनता है। और सीड किससे बनती है, तो ये ओव्यूल से बनती है। और एंडोस्पर्म किससे बनता है, एंडोस्पर्म जो होता है ये सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियर हम कहते हैं, पोलर न्यूक्लियर और मेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है। तो यहाँ पे ओवरी जो है ये फ्रूट से बनती है। तो फ्रूट को हम लोग मैच्योर राइपेंड ओवरी या फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, राइपेंड ओवरी या मैच्योर ओवरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रूट क्या है, राइपेंड ओवरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच इज़ हेट्रोस्पोरस, इसमें से कौन है हेट्रोस्पोरस, ठीक है, यानी जिसमें 2 टाइप के स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये आपका प्लांट जो है, प्लांट किंगडम से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। प्लांट किंगडम में आपको ये पढ़ा थे, प्लांट किंगडम पढ़ा रहे थे। और अगर आपने अभी तक प्लांट किंगडम नहीं पढ़ा है या अगर आपने पढ़ लिया और आपको रिवीजन करना है तो हमारी क्लास 11 की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे अवेलेबल है प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस, प्लांट किंगडम के लेक्चर्स जो है वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो आप जाके अटेम्प्ट कर लेंगे उन लेक्चर्स को। और हेट्रोस्पोरस इसमें पूछा है कि इसमें जो है हेट्रोस्पोरस कौन सा प्लांट है, यानी 2 तरह के मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जो होते हैं, मेगास्पोर होते हैं और माइक्रोस्पोर, तो ये हमें किस में देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इक्विसीटम में, लाइकोपोडियम में, सिलेजिनेला में, फ्यूनेरिया में, ठीक है। इक्विसीटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला या फ्यूनेरिया, कौन हेट्रोस्पोरस होता है, ठीक है।
तो ये हमने पढ़ा था कि दो कंडीशन होती है यहाँ पे ना, जब हम लोग टेरिडोफाइट पढ़ते हैं, टेरिडोफाइट में हमारे पास दो कंडीशन होती है, ठीक है, होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस जिसमें कि अलग अलग होते हैं, ठीक है, स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स ना। तो ये हमें देखने को मिलता है सिलेजिनेला में, ठीक है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन किस में होती है? सिलेजिनेला में, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप लोग अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे और सारे के सारे जो है आंसर करेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत इजी लेवल का भी चल रहा है हमारा, ठीक है। और मॉडरेट लेवल का इसके बाद आएगा, इसके बाद का जो हमारा सेगमेंट है ये मॉडरेट लेवल का होगा ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच ऑर्गेनाइज इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स? कौन सा सेल ऑर्गेनाइज जो है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, ठीक है। कौन सा सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोट में नहीं होता? तो अगर हम लोग प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट क्या होते हैं? सबसे पहले तो सेल दो टाइप की होती है, न्यूक्लियस के बेसिस पे हम लोग सेल को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी फॉल्स न्यूक्लियस होता है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट, ठीक है। जिन ऑर्गेनिज्म में फॉल्स न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट। और जिन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, यानी यूकैरियोटिक उनको बोलते हैं, ठीक है। जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जिसमें देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोट। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट जो है उसमें क्या है? सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है, ठीक है। तो जनरली मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं ना, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट में। अब मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से आपको ये ध्यान देना है। देखो, राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम पे मेम्ब्रेन नहीं होती, ये सेल ऑर्गेनल नहीं है, ठीक है। सेल इंक्लूजन है, राइबोसोम क्या है? सेल इंक्लूजन। लेकिन हम लोग इसको सेल ऑर्गेनल भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे कि ये मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन लेस एक तरह से या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है राइबोसोम जो है ना। तो राइबोसोम तो प्रोकैरियोट में पाया जाता है, ठीक है। और कौन सा राइबोसोम प्रोकैरियोट में होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रोकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रोकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम देखने को मिलता है, 70s या 80s, ठीक है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन ये आपके प्रोकैरियोट्स में होती है, सेल मेम्ब्रेन तो होती है ना। पूछा एब्सेंट कौन सा होता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन तो किसी भी सेल पे तो होती है ना, प्रोकैरियोट भी सेल है तो सेल मेम्ब्रेन तो होगी बाहर की बाउंड्री उसकी। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो उसको भी एक मिनट, अच्छा यहाँ पे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है और ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जनरली प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ना, प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया में हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलता, ठीक है। आपने पढ़ा है कि इसके जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्वेजिनेशंस होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इन्वेजिनेशन मीजोसोम्स, ठीक है। तो मीजोसोम्स पे ही रेस्पिरेशन होता है, वहीं से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ना होकर इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करता है? मीजोसोम करता है। प्रोकैरियोट्स में एनर्जी कहाँ से अप्लाई होती है? मीजोसोम से, माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं होती, यानी प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, सेल वॉल। तो सेल वॉल ये प्रोकैरियोट्स में होता है ना, प्रोकैरियोट में राइबोसोम भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी और सेल वॉल भी होता है, ठीक है। सेल वॉल जो होती है इसके बाहर की तरफ होती है ना, और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग, जबकि प्लांट में सेलुलोज की होती है ना, प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की होती है और प्रोकैरियोट्स में किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की होती है ना। और अगर फंगस की बात करें तो फंगस में काइटिन की सेल वॉल होती है, ठीक है, फंगस में काइटिन की सेल वॉल होती है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा अलग अलग सेल वॉल का भी, कि किसमें किस तरह की सेल वॉल है। और राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70s टाइप का होता है, आपसे पूछा था ना राइबोसोम कौन सा होता है, तो 70s टाइप का राइबोसोम यहाँ पे होता है आपके प्रोकैरियोट्स में होता है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है सेगमेंट बी, सेक्शन बी। हमने एक सेक्शन क्लियर कर लिया, सेक्शन ए, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेंगे कुछ देर टाइम का, 1 मिनट बस।
तो अब हम लोग नेक्स्ट अपना सेगमेंट सेक्शन बी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि हमारा सेक्शन बी जो है ना, इसमें किस तरह से क्वेश्चन हमारे पास हैं। और यहाँ पे हमारे पास 21 to 40 यानी 40 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन पहले सेगमेंट में किए, दूसरे में 20 क्वेश्चन है, और ये मॉडरेट टाइप के हैं, यानी थोड़ा इसको करने में आपको थिंकिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी, सोचना पड़ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे हमारा जो 21 क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर ना, क्रॉसिंग ओवर जो है हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। आपको बताना है क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये कहाँ पे होता है, किस स्टेज में होता है, और ये फिर से सेल साइकिल वाले चैप्टर से है ना। तो एक जो सेल जो यूनिट है आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी यहाँ पे जाइगोटीन है, पैकेटीन है, डिप्लोटीन है, डायाकाइनेसिस है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है कि अलग अलग स्टेजेस दिए हैं, और इन स्टेजेस से आपको एक हिंट मिल रही है कि म्योसिस की प्रोफेज की अलग अलग स्टेजेस हैं, ठीक है। तो म्योसिस के प्रोफेज में जब अलग अलग स्टेजेस यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप लोग ये करेंगे कि इसमें आपको बता रहे हैं क्रॉसिंग ओवर ना। आप लोग पहले याद करेंगे कौन कौन सी स्टेज होती है म्योसिस में। तो म्योसिस के फर्स्ट में, म्योसिस 1 में जो स्टेज होती हैं, ठीक है, लेप्टोटीन होती है और जाइगोटीन होती है, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। पूछा क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग कीजिए, किस स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर।
और फिर इसको आपको आंसर बताते हैं कि क्रॉसिंग ओवर जो यहाँ पे आपका किस स्टेज में होगा ना। और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट रहती है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी चैप्टर्स की, मॉक टेस्ट की, हर चीज़ की, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये किस स्टेज में होता है? देखो, जब हम लोग क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं तो ये आपका किस में होता है? अभी वो आपने अभी तक आंसर कर दिया होगा ना, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन है और ये भी थोड़ा सा सिंपल ही था, पैकेटीन में। ठीक है, पैकेटीन स्टेज जो हमारे पास होती है इसमें हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक, क्रॉसिंग ओवर कब होता है? पैकेटीन स्टेज में होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास ऊपर अभी एक क्वेश्चन था ना, एक क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ ये एक मिनट बस, यहाँ कहीं एक क्वेश्चन दिया हुआ था आपका, साइनेप्सिस किस में होता है? तो ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा ना कि साइनेप्सिस क्या होता है। साइनेप्सिस होता है क्रोमोसोम जो होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो होते हैं, इक्विवेलेंट क्रोमोसोम्स, उनका जो बाइंडिंग होती है उसको हम लोग साइनेप्सिस कहते हैं। तो साइनेप्सिस जो होती है जाइगोटीन में होती है। साइनेप्सिस कब होती है? जाइगोटीन में। साइनेप्सिस पूछेगा तो जाइगोटीन। ठीक है, और आपसे पूछे क्रॉसिंग ओवर तो पैकेटीन। ठीक है, साइनेप्सिस पूछे तो जाइगोटीन और क्रॉसिंग ओवर पूछे तो पैकेटीन ना, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर में क्रोमोसोम के पार्ट का, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? क्रोमोसोम के पार्ट का जो होता है एक्सचेंज होता है। ठीक है, क्रोमोसोम के कुछ पार्ट का एक्सचेंज क्रॉसिंग ओवर में होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम के कुछ पार्ट का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है पैकेटीन में होता है और यहाँ पे जाइगोटीन में साइनेप्सिस होता है। ठीक है, साइनेप्सिस क्या होता है कि दो क्रोमोसोम जो है वो बाइंड करेंगे दूसरे से। ठीक है, इक्विवेलेंट क्रोमोसोम जो होते हैं वो बाइंड करते हैं जाइगोटीन में। और पैकेटीन में क्या होता है? इनका क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, यानी ये अपने कुछ पार्ट जो है क्रोमोसोम ये एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक मिनट बस, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर क्या था? पैकेटीन में था। विच हार्मोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है? एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? PDF में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, PDF में कुछ प्रॉब्लम हो गई है ना। चलो ठीक है, पूछा है क्वेश्चन नंबर 22, विच हार्मोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है? आपके पास ऑप्शन क्या है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH और FSH, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन, विच हार्मोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी पूछा है और ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH और FSH। तो प्रेगनेंसी को कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है? जल्दी से आपको आंसर करना है। ठीक है, किस हार्मोन की वजह से प्रेगनेंसी होती है? अच्छा, अभी आपको जब बताए थे इसी तरह का एक रिलेटेड कि ओवुलेशन वाला जो क्वेश्चन था। ठीक है, तो ओवुलेशन होता है LH सर्च की वजह से। उसी में आपको बताए थे, क्लियर किए थे कि प्रेगनेंसी किस हार्मोन से होती है ना, वो आपको बताना जल्दी से। देखो, LH से क्या होगा? LH से तो ओवुलेशन हो जाता है ना। प्रेगनेंसी किससे होती है? प्रोजेस्टेरॉन से ना। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये यूट्रस का जो है थिक कर देता है, यूट्रस की वॉल को थिकनिंग करता है। ठीक है, ताकि वहाँ पे जो है जाइगोट के अच्छे से एम्बेडिंग हो जाए और फिर वो बेबी में डेवलप हो। ठीक है, तो प्रेगनेंसी जो होती है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की हेल्प से होती है ना, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग विद। अच्छा, तो हमारा कौन सा एक चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उस चैप्टर के भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं ना। तो ये दो स्टार्टिंग के दो चैप्टर ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी? कौन सा स्ट्रक्चर जो है, कौन सी जो एक कह सकते हैं हम लेयर है। ठीक है, वो पॉलीस्पर्मी को रोकती है। और किस लेयर की यहाँ पे पॉलीस्पर्मी को रोकने की ज़रूरत कब पड़ रही है भाई? ओवा किसको ज़रूरत पड़ रही है? पहली बात, पॉलीस्पर्मी को रोकने की ज़रूरत किसको पड़ेगी? तो वो पड़ेगी ओवा को। ठीक है, ओवा पॉलीस्पर्मी को रोकेगा ना, ओवा या ओवम जिसको बोलते हैं। तो ओवम जो होता है वो पॉलीस्पर्मी को रोकता है। ठीक है, तो ओवम क्या करता है? ओवम है क्या? एग सेल। ठीक है, जैसे एग सेल होती है ना, उसी तरह से ओवम प्लांट में एग सेल होती है और फीमेल में, ह्यूमन में, फीमेल में हम लोग ओवम कहते हैं। तो ओवम जो होता है, ठीक है, फीमेल में जो फीमेल गैमेट होता है ओवम, तो उसके बाहर एक लेयर होती है जोना पेलुसिडा। ओवम के बाहर की जो लेयर होती है जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये जनरली क्या करती है? पॉलीस्पर्मी करती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, जोना पेलुसिडा, एक्रोसोम, कोरोना रेडिएटा और टेल। ठीक है, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दे चुके हैं। एक मिनट बस इसको, तो यहाँ पे हाँ सही, यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पे सही ऑप्शन आ जाएगा जोना पेलुसिडा। ठीक है ना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा में 2 लेयर यहाँ पे दी हुई है। ओवा में एक लेयर कोरोना रेडिएटा, सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा होती है, उसके अंदर होती है जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा जो होती है
ये क्या करती है, पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम करती है। ज़ोना पेलुसिडा पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम करती है। पॉलीस्पर्मी फिनोमिना फीमेल में देखा जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और ये ओवा जो होता है इसके उसके बाहर की जो मेम्ब्रेन है ज़ोना पेलुसिडा, वो पॉलीस्पर्मी को यानी एक से ज़्यादा स्पर्म को इस ओवा को फर्टिलाइज करने से रोकेगी। एक से ज़्यादा स्पर्म को इस ओवा को फर्टिलाइज करने से रोकेगी। जैसे बहुत सारे स्पर्म अगर इस ओवा के पास आ गए तो सिर्फ एक ही स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर पाएगा और बाकी सारे स्पर्म जो हैं वो बाहर रहेंगे। तो एक ही स्पर्म सिर्फ ओवा को जो है फर्टिलाइज कर पाता है, उसके न्यूक्लियस से बाइंड कर पाता है, और बाकी सारे स्पर्म बाहर ही रहते हैं। तो ये होता है पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करना, प्रिवेंट करना पॉलीस्पर्मी को। पॉली मतलब बहुत सारे स्पर्म, मतलब फर्टिलाइजेशन, तो बहुत सारे स्पर्म से फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम कौन करता है, ज़ोना पेलुसिडा लेयर हमारे पास जो होती है, ठीक है, एक्सेल ओवा में होती है ज़ोना पेलुसिडा लेयर, और ये पॉलीस्पर्मी को रोकती है। एक्रोसोम क्या करता है, देखो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं एक्रोसोम, इसका भी काफ़ी पूछा जाता है। तो स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है ये ज़ोना पेलुसिडा की लाइसिस करता है, ठीक है, इसको तोड़ने का काम करता है, तभी तो ये स्पर्म अंदर घुसा। भाई एक स्पर्म वो अंदर कैसे चला गया ना एक्सेल के, तो इसने ज़ोना पेलुसिडा को क्या किया होगा, रप्चर किया होगा। तो ये ज़ोना पेलुसिडा का लाइसिस या इसको तोड़ना, ब्रेक करना, रप्चर करना, ये कौन करता है, एक्रोसोम करता है, ठीक है। कोरोना रेडिएटा ये सबसे बाहर की लेयर है, ठीक है। इसमें वो एक्सेल में या ओवा में सबसे बाहर की लेयर जो होती है वो कोरोना रेडिएटा होती है, और कोरोना रेडिएटा जो होती है ये प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो कोरोना रेडिएटा किस में हेल्प करती है, प्लेसेंटा ना, इसको यूट्रस से जोड़ने में, एम्ब्रियो को या एक्सेल को ओवा को यूट्रस से जोड़ने में कोरोना रेडिएटा हेल्प करती है। टेल जो है ना, टेल ये तो स्पर्म में मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो टेल क्या करता है, स्पर्म का मूवमेंट प्रोवाइड करता है। आपसे पूछा था पॉलीस्पर्मी को कौन रखता है, तो ये ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा क्या करती है, पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम करती है। नेक्स्ट लेयर हम लोग देखते हैं वैस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मोनोकॉट स्टेम में, आई होप इतना आपको क्लियर होगा ना, जितना अभी तक बता दिया क्वेश्चन ये आपको क्लियर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि मोनोकॉट स्टेम में जो है वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है। तो ये वैस्कुलर बंडल जो होते हैं किस टाइप के होते हैं, रिंग होते हैं, रेडियल होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, या क्लोज रिंग होते हैं ना, किस टाइप के होते हैं वैस्कुलर बंडल, ये आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पे कि मोनोकॉट स्टेम में जो है वैस्कुलर बंडल जो होते हैं, ठीक है, रिंग होते हैं, रेडियल होते हैं, स्कैटर्ड या क्लोज रिंग होते हैं। तो मोनोकॉट, देखो मोनोकॉट प्लांट जो है, अब मोनोकॉट प्लांट क्या है, मोनोकॉट प्लांट अगर हम लोग बात करें, दो तरह के हमारे पास प्लांट है, मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है। मोनोकॉट और डाइकॉट दो तरह के प्लांट होते हैं ना। कुछ लोग मोनोकॉट को बहुत ज़्यादा इवॉल्व प्लांट मानते हैं, जैसे ग्रासेस, मोनोकॉट का एग्जाम्पल है ग्रासेस वगैरह, ठीक है। और इसमें वेस्कुलर बंडल की बात हो रही है, यानी जाइलम फ्लोएम की बात हो रही है कि उसकी वेस्कुलर बंडल या जाइलम फ्लोएम की अरेंजमेंट किस तरह की है, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम की अरेंजमेंट किस तरह की है, ये आपसे यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए, रिंग है, रेडियल है, स्कैटर्ड है, या क्लोज रिंग है, ठीक है। यानी जो वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट में है तो रिंग है, रेडियल है, या स्कैटर्ड है, या क्लोज रिंग है। तो आपको पता है कि मोनोकॉट में कैसा होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, मोनोकॉट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। तो उसमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, स्कैटर्ड होता है, ठीक है। पूछा था ना वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट में, ठीक है। तो मोनोकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल कैसा रहेगा, स्कैटर्ड रहेगा, ठीक है। वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट में स्टेम हो या रूट स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यानी जाइलम फ्लोएम की कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होती, फैले रहते हैं इधर उधर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेटरल रूट्स की ना। अच्छा, आपको अगर डाइकोड दिया रहता तो डाइकोड में रिंग, ठीक है, अरेंजमेंट होती है ना, क्लोज रिंग के फॉर्म में अरेंजमेंट यहाँ पे, या ओपन रिंग के फॉर्म भी देखने को मिल सकती है। लेटरल रूट्स की बात करें, लेटरल रूट्स जो होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, कॉर्टेक्स से, पेरीसाइकिल से, एंडोडर्मिस या पिथ से, ठीक है। देखो रूट के अलग अलग जोन यहाँ पे दे रखे हैं, सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, ठीक है, और जिसको हम लोग रूट में एपिब्लेमा बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे बाहर एपिब्लेमा, रूट में सबसे बाहर क्या होती है, एपिब्लेमा होती है, उसके अंदर होती है एंडोडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस सिस्टम में कहा जाता है, रूट में एपिब्लेमा कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे बाहर एपिब्लेमा, उसके अंदर एंडोडर्मिस, उसके अंदर पेरीसाइकिल, कॉर्टेक्स और पिथ ना, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर दिया रहता है। तो लेटरल रूट कहाँ से निकलेगी ये आपको बताना है। जो रूट्स की ब्रांचिंग जो होती है, लेटरल रूट्स जो निकल जाती हैं, तो ये कहाँ से निकलेगी, पेरीसाइकिल से, ठीक है। लेटरल रूट्स कहाँ से निकलती हैं, पेरीसाइकिल लेयर से, ये अंदर से ऐसे ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। तो लेटरल रूट्स कहाँ से निकलती हैं, पेरीसाइकिल से, ये आपको ध्यान देना है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, पेरीसाइकिल ना। आई होप आपने सही आंसर किया होगा, और आप लोग जो भी सही आंसर, जो सही ऑप्शन होता है उसको यहाँ पे कमेंट करके बता दिया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच इज़ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से था, ये प्लांट के मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन था, ठीक है। तो प्लांट के जो है क्वेश्चंस, प्लांट फिजियोलॉजी या प्लांट मॉर्फोलॉजी से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, प्लांट एनाटॉमी ना, ज़्यादातर प्लांट फिजियोलॉजी से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी ना, कौन सी इसमें मेडिकेटेड आईयूडी नहीं है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर का क्वेश्चन है कि कौन सी एक क्या है, मेडिकेटेड नहीं है ना।
इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, कॉपर टी, LNG-20, लिपेस लूप या मल्टीलोड, ठीक है। ये आपको बताना है कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस नहीं है। आप कॉपर टी के बारे में पढ़ते हैं, कॉपर टी को यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। कॉपर टी को कहाँ इंसर्ट किया जाता है? कॉपर टी को यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। LNG-20, ठीक है, एक होती है, एक लिपस लूप होती है और एक मल्टी लोड ना। अच्छा, ये लूप और मल्टी लोड यहाँ पे मेरे ख्याल से, एक मिनट, लिपेस लूप और मल्टी लोड यहाँ पे दिया, पूछा गया क्वेश्चन नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड नहीं है, यानी कोई मेडिकल सिग्निफिकेंस इसका नहीं है, कोई इसमें हार्मोन वगैरह या कुछ ऐसा वो नहीं है, ठीक है, एक तरह से। तो मल्टी लोड या LNG-20 या कॉपर टी हो गया, ये सब हम कह सकते हैं हार्मोनल या मेडिसिनल होता है, इसमें मेडिसिन या हार्मोन्स का यूज़ होता है, ठीक है, आयंस का यूज़ होता है। लेकिन जो लिपेस लूप होता है, ठीक है, ये नॉन मेडिकेटेड होता है, ठीक है, ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस है लेकिन मेडिकेटेड नहीं होती लिपेस लूप, ठीक है, बहुत जनरल सी ये जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, तो ये नॉन मेडिकेटेड इसको हम कहते हैं ना। ये ना हार्मोन की तरह से, इसमें कोई हार्मोन रिलीज़ नहीं होता, इसमें कोई वो नहीं होता, ठीक है, कोई मेडिसिन रिलीज़ नहीं होती ना, तो किसी भी तरह से फिजियोलॉजी पे कोई खास असर नहीं करता है, और कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड भी हो जाता है। तो ये जो है आपका लिपेस लूप, ये क्या होता है? लिपेस लूप जो है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, फोटोसिंथेसिस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लांट फिजियोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है, या हम कह सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो फोटोसिंथेसिस आपसे पूछ रहा है, फोटोसिंथेसिस ना, फोटो यानी आपका फोटोसिंथेसिस चैप्टर जो है, रेस्पिरेशन चैप्टर जो है, प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांट फोटोसिंथेसिस और प्लांट डेवलपमेंट, ये 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका पूछा है कि फोटोसिंथेसिस जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में, गोल्जी एपरेटस, कहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है ना। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन ये बना के दे दिया है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से। और जनरली आप लोग जब सेल ऑर्गेनेल पढ़े होंगे तो उसमें भी आप पढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। अच्छा, आप लोग कमेंट में आंसर करके बताएंगे, ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहाँ कहाँ होती हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहाँ कहाँ होती हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, अच्छा यहाँ पे हम जब लोग देख रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, एनर्जी बनाता है ना, पावर हाउस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है और इसको हम लोग किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं ना, किचन बोलते हैं। न्यूक्लियस जो है ये रेगुलेटिंग सेंटर होता है सेल का, और गोल्जी अपरेटस ये पैकेजिंग सेंटर होता है ना, जिसको पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस को। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट करता है। मेल गैमेटोफाइट पूछा है एंजियोस्पर्म में आपसे ना, कि मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज ना, यानी एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं ना, इसमें मेल गैमेटोफाइट आपको बताना है क्या होता है, यानी कौन मेल गैमेट को कैरी करता है, किसमें आपको पॉलन ग्रेन देखने को मिलेंगे, एंजियोस्पर्म में किसमें आपको पॉलन ग्रेन देखने को मिलेंगे। मेल गैमेटोफाइट यानी जो किसको, मेल गैमेट को कैरी करे, मेल गैमेट को जो कैरी करेगा उसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, ऐसा स्ट्रक्चर जो मेल गैमेट को कैरी करता है। और मेल गैमेट को कौन कैरी करता है, क्या ओव्यूल करेगा? नहीं, ओव्यूल तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, ओव्यूल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एम्ब्रियो सैक ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है। पॉलन ग्रेन जो होता है इसके अंदर मेल गैमेट होते हैं, तो ये कैरी कर सकता है मेल गैमेट को, तो पॉलन ग्रेन ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही आता है ना, ठीक है, प्लांट्स में। तो ये ऑप्शन सी पॉलन ग्रेन हो सकता है। ऑप्शन डी एंथर, एंथर में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एंथर में क्या होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ये कैरी नहीं होता। कैरी किस में होता है, पॉलिनेशन के दौरान कैरी होता है पॉलन ग्रेन में, ठीक है। तो मेल गैमेटोफाइट जो है ना वो क्या है, पॉलन ग्रेन है, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट क्या है, पॉलन ग्रेन, ठीक, ये आप लोग याद रखेंगे। गैमेटोफाइट क्या होते हैं, जो गैमेट को कैरी करते हैं, याद रखिएगा, गैमेटोफाइट क्या होते हैं, जो गैमेट को कैरी करते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट होता है पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, कमेंट करके बताइए, फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा, इसमें 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक होगा, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, उसके अंदर फीमेल गैमेट होता है, एक्सेल होती है, ठीक है। विच फेज हैज़ मैक्सिमम ड्यूरेशन ना, सबसे लंबी ड्यूरेशन किस फेज की होती है, एम फेज, G1, S या इंटरफेज ना, सबसे लंबा कौन सा फेज होता है। देखो सेल डिवीजन जब चलता है तो सेल डिवीजन जो होता है, जैसे 24 घंटे हैं तो 1 या 2 घंटे ही सेल डिवीजन, मेन जो सेल डिवीजन है वो 1 या 2 घंटे ही होता है, बाकी टाइम तो सेल की ग्रोथ हो रहती है, उसमें DNA और उसका जो मेटाबॉलिज्म वो सब चीज़ चलती हैं, ठीक है, यानी 22-23 घंटे सिर्फ उसका मेटाबॉलिज्म चलता है, उसका DNA वगैरह बनने का प्रोसेस चलता है। डिवीज़न सिर्फ 1 या 2 घंटे में होता है ना। एम फेज माइटोसिस फेज ये डिवीज़न की फेज़ है, तो ये ज़्यादा लंबी नहीं होती। G1 ना, अब G1
देखो इंटरफेज में G1S G2 फेज आती हैं, इंटरफेज एम फेज, 2 फेज होती है, सेल साइकिल में 2 फेज होती है, इंटरफेज एम फेज। इंटरफेज नॉर्मल फेज होती है जिसमें सेल का मेटाबॉलिज्म चलता है, सेल का जो है उसमें डीएनए का फॉर्मेशन होता है और सारी एक्टिविटी सेल की चलती है, नॉर्मल एक्टिविटी चलती हैं, ठीक है। और डिवीज़न एम फेज में चलता है ना, सेल का डिवीज़न एम फेज में होता है। तो इंटरफेज में ही G1S और G2 3 फेज आते हैं, ठीक है, गैप 1 सिंथेसिस और गैप 2। तो इंटरफेज बेसिकली मैक्सिमम ड्यूरेशन किसकी होती है, इंटरफेज की होती है। मैक्सिमम ड्यूरेशन किसकी होती है, इंटरफेज की होती है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान देंगे ना कि मैक्सिमम ड्यूरेशन किसकी होती है, इंटरफेज की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ये भी सेल साइकिल का था, ठीक है। तो सेल साइकिल जो है चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टैप्टम, इसमें से टैप्टम का फंक्शन क्या नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा एक जो है वो टैप्टम का फंक्शन नहीं है ना। नरिशमेंट, पॉलन वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, ऑप्शन बी पॉलन वॉल फॉर्मेशन, ऑप्शन सी एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, ऑप्शन डी एंजाइम सिक्रेशन, ठीक है। तो पहला दिया नरिशमेंट, तो दूसरा पॉलन वॉल फॉर्मेशन, तीसरा एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन और चौथा क्या दिया, एंजाइम फॉर्मेशन ना। तो इसमें से कौन सा जो है वो क्या नहीं है, वो टैप्टम का फंक्शन नहीं है। टैप्टम क्या नहीं करता, आपको अभी पढ़ाया था कि टैप्टम जो है वो पॉलन ग्रेन को नरिश करता है, ठीक है। तो नरिशमेंट तो प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट तो प्रोवाइड करेगा। पॉलन वॉल फॉर्मेशन, क्या पॉलन वॉल बनाएगा टैप्टम, देखो पॉलन वॉल की ही तो एक लेयर है ना, ठीक है। अभी हमने देखा था कि इसमें जो है 4 वॉल लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजिया में, ठीक है। उन 4 वॉल लेयर में क्या क्या आता है, 4 वॉल लेयर में एपिडर्मिस इसका हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, और क्या हो गया, एपिथीसियम एंडोथीसियम भी बोलते हैं। और इसके बाद क्या हो गया, मिडिल लेयर हो गई, और फिर टैप्टम। तो टैप्टम वॉल लेयर तो है, पॉलन वॉल लेयर है। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन करता है क्या, एम्ब्रियो सैक बनाएगा, एम्ब्रियो सैक तो फीमेल में होता है, तो ये नहीं बना सकता ना भाई, फीमेल थोड़ी ना बना देगा, तो एम्ब्रियो सैक नहीं बनाता। टैप्टम से एंजाइम रिलीज होते हैं, हाँ टैप्टम से भी कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं, ठीक है। तो स्टडी में देखा गया कि टैप्टम से भी कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं। तो यहाँ बेसिकली है कि एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन ये नहीं करता टैप्टम, में टैप्टम का काम नहीं है एम्ब्रियो सैक बनाने, क्योंकि ये तो बेल में पाया जाता है टैप्टम, ठीक है। तो फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में टैप्टम होता है और वो एम्ब्रियो सैक नहीं बना सकता। विच प्लांट हार्मोन कॉजेज फोटोट्रॉपिज्म ना, फोटोट्रॉपिज्म किस प्लांट हार्मोन में हमें लाइट से जो है सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है, लाइट के लिए सेंसिटिविटी, यानी लाइट के लिए कुछ वो रिस्पॉन्स देगा ना, जो भी प्लांट होगा। तो ये किस हार्मोन की वजह से ऐसा होता है कि प्लांट जो है लाइट के लिए रिस्पॉन्स देता है। कौन से हार्मोन की वजह से क्या होता है कि प्लांट जो है वो लाइट के लिए रिस्पॉन्स देता है। जैसे हम लोग सूरजमुखी को देखते हैं, सनफ्लावर को ना, तो लाइट के लिए रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाता है ना कि प्लांट जो है वो लाइट के लिए रिस्पॉन्स देते हैं, कौन सा हार्मोन है, बहुत जनरल हार्मोन है ये आपका, साइटोकाइनिन होगा या ऑक्सिन होगा, जिब्रेलिन होगा या एबीए होगा। देखो साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, साइटोकाइनिन ये सेल डिवीजन का रोल होता है इसका। ऑक्सिन की जब बात करते हैं तो ऑक्सिन जो होता है ये डार्विन ने इसकी डिस्कवरी सबसे पहले की थी ऑक्सिन की ना, और ऑक्सिन जो होता है ये फोटोट्रोपिज्म में हेल्प करता है ना। इसके अलावा स्टेम की जो ग्रोथ होती है उसमें भी हेल्प करता है ऑक्सिन ना। तो ऑक्सिन जो है ये सही ऑप्शन हो सकता है कि फोटोट्रोपिज्म में इसका रोल होता है, ऑक्सिन का रोल होता है, ठीक है। तो ये स्टेम की इस तरह से ग्रोथ कराता है कि वो कहाँ पे इस लाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं फ्लावर जो होते हैं ना। स्टेम की ग्रोथ ऐसे करा देगा कि वो लाइट की तरफ फ्लावर बेंड हो जाएंगे, जहाँ पे लाइट होगी उस रो फ्लावर फेस कर लेंगे। जिब्रेलिन ना, जिब्रेलिन जिब्रेलिक एसिड जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये एक हमारे पास हार्मोन है। और एबीए एब्सिसिक एसिड ना, जो क्या करता है, सेनेसेंस कराता है प्लांट्स पे, यानी प्लांट्स को लीफ फॉल वगैरह जो होती है, प्लांट जब ओल्ड हो जाता है तो उसकी लीफ फॉल होती हैं, तो वो एबीए, ये ऑप्शन डी, ये एबीए जो वो कराता है। और जिब्रेलिन क्या करता है, ये स्टेम बोल्टिंग, जैसे आप देखे होंगे शुगर केन में क्या होता है, लंबे लंबे से स्टेम्स होते हैं, शुगर केन में लंबे लंबे से स्टेम्स होते हैं। तो ये स्टेम्स कैसे होते हैं, ये स्टेम्स होते हैं शुगर केन के लंबे स्टेम्स जो होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं, ये जिब्रेलिन से होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ लिविंग सेल, इसमें से कौन सी लिविंग सेल है, जल्दी से बताइए। वेसल है, ट्रेचीड है, सीव ट्यूब या फाइबर, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए, वेसल, ट्रेचीड, सीव ट्यूब या फाइबर, इनमें कौन सी लिविंग, ये जाइलम और फ्लोएम के अलग अलग पार्ट्स दिए हुए और आपको बताने कि कौन से इसमें से जो है वो लिविंग है ना। वेसल है, ट्रेचीड, आधा कर दो, थोड़ा ही खाएंगे ना? तुम्हें खाने तो खा लो और कम कुछ दे दो, चलो ठीक है। तो वेसल, ट्रेचीड, सीव ट्यूब या फाइबर, कौन सी जो है इसमें लिविंग होती है ना, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे कि लिविंग सेल की अगर बात करेंगे, एक मिनट बस, लिविंग सेल पूछा है ना, जल्दी से बताइए जाइलम या फ्लोएम में कौन सी लिविंग सेल है।
वेसल, ठीक है, वेसल ट्रेचेड ये सब वाटर का कंडक्शन कर रही है, ठीक है। जनरली सीव ट्यूब जो होता है ना, सीव ट्यूब, ये क्या होता है आपका, ये सीव ट्यूब जो है ये लिविंग होती है, ठीक है, प्लांट में सीव ट्यूब जो देखने को मिलता है हमें, ठीक है, कैसी होती है, ये लिविंग होती है ना। विच स्टेज रेड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर, इसमें से क्रोमोसोम नंबर आपको बताना है, ठीक है। एक मिनट बस।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं क्या है, विच स्टेज रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर। क्वेश्चन आपके पास है कि, एक मिनट बस, तो कौन सी स्टेज जो है वो क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करती है ना, किस स्टेज में क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस होते हैं। अच्छा, जब सेल साइकिल हम लोग पढ़ते हैं, सेल डिवीज़न पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि दो तरह का सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न के दो टाइप हम लोग देखते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, सेल डिवीज़न में दो टाइप होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। और जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेल डिवीज़न में, तो माइटोसिस इक्वेशनल डिवीज़न होता है, उसमें क्रोमोसोम के नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता। यानी अगर 46 क्रोमोसोम किसी सेल में है और माइटोसिस होगा तो जो दो दो सेल उससे बनेंगी उसमें भी क्या होंगे, 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे। ठीक है, तो इक्वल क्रोमोसोम नंबर इसमें जाते हैं माइटोसिस में। ठीक, तो इसको इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं माइटोसिस को, क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो जब सेल डिवाइड होती है तो नई सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं। ठीक है, एक सेल थी उससे दो सेल बनी, एक सेल से दो सेल बनी, दोनों में 46 क्रोमोसोम है ना। लेकिन जब लोग मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनती है और उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं ना। जैसे गोनेट्स में होता है जब स्पर्म या ओवम बनते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाते हैं। ठीक है, उसमें 23 क्रोमोसोम बनते हैं। और यहाँ पे चार सेल, मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनती है रिजल्टेंट, तो ये 23 और फिर इससे दो क्रोमोसोम बनेंगे, ये बनेंगे दो सेल 23। ठीक है, ये दो बनेंगे 23। तो इस तरह से इसमें चार सेल बनती हैं अल्टीमेट 23। लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ कब हो रहा है, आप देख रहे हैं क्रोमोसोम नंबर हाफ कब हो रहा है, पहली स्टेज में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। यहाँ पे मियोसिस की दो स्टेजेस होती हैं, पहली बार डिवीजन हुआ तो एक सेल से दो सेल बनी और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, 23 क्रोमोसोम हो गए। तो मियोसिस की फर्स्ट स्टेज में ही क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, ये सब बनी, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो ये मियोसिस की फर्स्ट स्टेज होती है, ट्रू स्टेज होती है मियोसिस की। दूसरी जो होती है वो, दूसरी स्टेज क्या होती है, तो माइटोसिस के जैसे ही होती है। दूसरी जो होती है वो लगभग माइटोसिस के जैसे ही होती है ना, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक, तो सेल डिवीज़न जब हम लोग बात करें यहाँ पे कि रेड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर, कौन सी स्टेज क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करती है, तो मियोसिस के अंदर दो ऑप्शन है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। ठीक है, तो मियोसिस 1 जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच इज़ अ कॉलोनियल अलगा ना, इनमें से कॉलोनियल अलगा कौन सा है। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले मॉक टेस्ट और जो भी वीडियोस हैं उनकी अपडेट आपको टाइम पे मिले। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, विच इज़ अ कॉलोनियल अलगा। कॉलोनियल अलगा आपसे पूछा है, ठीक है, और लिविंग वर्ड का मेरे ख्याल से ये आपका प्लांट किंगडम का, प्लांट किंगडम या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में या प्लांट किंगडम में स्टार्टिंग में एल्गी वाले पोर्शन में ये रहता है कि कॉलोनियल अलगा आपसे पूछा है ना, कि कौन सी एल्गी जो है वो कॉलोनी में पाई जाती है। ठीक है, आपको बताना है स्पाइरोगायरा, वॉलबॉक्स, क्लोरेला या यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगायरा, वॉलबॉक्स, क्लोरेला या यूलोथ्रिक्स, इसमें से कौन सी एल्गी है जो कॉलोनी में पाई जाती है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल हमें देखने को मिलते हैं, तो ये कौन सी इसमें से स्टेज है, ये आपको बताना है कमेंट करके। जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि इसमें से कौन सी जो है वो क्या है, कॉलोनियल एल्गा है, यानी कौन सी एल्गी जो है कॉलोनियल है, कॉलोनी में पाई जाती है। एक मिनट बस, तो इसका जब आप लोग आंसर देखेंगे ना, इसका आंसर क्या होगा, वॉलबॉक्स। ठीक है, वॉलबॉक्स जो होती है कॉलोनियल अलगा, वॉलबॉक्स क्या, कॉलोनियल अलगा। इस तरह से हम लोग वॉलबॉक्स बनाते हैं, उसमें छोटे छोटे ऐसे बॉल के जैसे स्ट्रक्चर, फुटबॉल जैसे इसका एकदम डायग्राम होता है। ठीक है, आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो फुटबॉल के जैसा डायग्राम इसका दिया हुआ है जैसे, तो छोटे छोटे इसमें ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर इसकी कॉलोनी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये वॉलबॉक्स की कॉलोनी पूरी होती है, इसमें छोटे छोटे से ये वॉलबॉक्स बहुत सारे होते हैं जो एक साथ रहते हैं ना, तो ये एल्गी जो होता है ये कॉलोनियल अलगा होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, विच टिश्यू गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, कौन सा टिश्यू जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी कौन सा देता है टिश्यू। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास है, स्क्लेरन काइमा, कॉलन काइमा, ठीक है, पेरन काइमा या जाइलम। ठीक है, इनमें से कौन सा टिश्यू है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है, इलास्टिसिटी देता है सेल को।
तो ये टिश्यू में आपको जब पढ़ा रहे थे बताए थे प्लांट टिश्यू, ये बेसिकली क्या है प्लांट टिश्यू के बारे में है। तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के आपको बताए थे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक में आपको बताया था एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल और एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैली और लेटरल, ठीक है, तीन टाइप बताए थे ना। और जब परमानेंट बता रहे थे तो परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो टाइप बताए थे। सिंपल में आपको बताए थे कि पैरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम, इस तरह से होता है, ठीक है। पैरेन्काइमा जो होता है ये प्लांट का ज़्यादातर पार्ट बनाता है, ठीक है। एक मिनट बस। तो पैरेन्काइमा क्या होता है, ज़्यादातर पैरेन्काइमा जो होता है वो ज़्यादातर जो होता है, एक मिनट बस। तो पैरेन्काइमा जो होता है वो, जैसे आप पोटैटो देखते हैं, आलू देखते हैं, तो आलू को कॉर्टेक्स में होता है पैरेन्काइमा, ठीक है। कॉलेनकाइमा जो होता है ये कहाँ पे होता है, कॉलेनकाइमा कहाँ पे होता है, तो ये डंडी वगैरह जैसे स्टेम्स, धनिया की डंडी हो गई या कोई पेड़ का जो स्टेम हो गया, तो उसमें कॉलेनकाइमा आपको देखने को मिलेगा। इलास्टिसिटी ये प्रोवाइड करता है कॉलेनकाइमा ना, फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे बहुत तेज़ अगर विंड चल रही, हवा चल रही है, तो उसकी वजह से ये पत्ती की डंडियों में भी होता है ना, लीफ की जो पेटियोल होते हैं उनमें भी ये कॉलेनकाइमा होता है। तो हर फ्लेक्सिबल पार्ट में प्लांट के कॉलेनकाइमा होता है, ताकि बहुत तेज जब हवा चले तो वो प्लांट टूट ना जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत मुड़ जाएगा तो चलेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एकदम वैसा प्लांट हो, प्लांट क्या होगा, जो भी प्लांट है या ट्री है, बहुत ज़्यादा एकदम क्या होगा, वो कहते हैं ना हार्ड होगा बहुत ज़्यादा, तो वो क्या होगा कि फिर वो टूट जाएगा, हवा के साथ उखड़ सकता है। तो इसलिए क्या होगा, या बीच से ब्रेक हो सकता है, उसकी ब्रांचेस टूट सकती हैं ना। तो इसलिए उसमें क्या होता है, कॉलेनकाइमा देखने को मिलता है। जहाँ पे ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है ना, वहाँ पे ट्रीज़ में कॉलेनकाइमा बहुत ज़्यादा उसमें देखने को मिलेगा, स्टेम्स में और लीफ के पेटियोल्स में, ताकि क्या हो कि बहुत तेज़ हवा जब चले तो वो जो ट्रीज़ हैं वो थोड़ा सा बेंट हो जाएँ, या उसके लीव्स वगैरह ब्रांचेस बेंट हो जाएँ, मुड़ जाए, लेकिन वो टूटे ना, ठीक है। तो एक तरह से ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को कॉलेनकाइमा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आएगा। स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पे होता है, स्क्लेरेनकाइमा भी देख लेते हैं। पैरेन्काइमा जो होता है पिथ में होता है, ठीक है, जैसे पोटैटो वगैरह का जो पिथ था, कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और स्टेम्स वगैरह में पेटियोल में है। स्क्लेरेनकाइमा वेंस वगैरह में भी कॉलेनकाइमा देखने को मिलेगा। स्क्लेरेनकाइमा सीड कोड पे होता है ना, सीड कोड जो होती है वो ना, जो जैसे अखरोट होता है, तो अखरोट का जो कवर होता है ना, या कोई भी जैसे कोई भी सीड का जो कोट होता है उसका, ठीक है, कवरिंग होती है, उसके ऊपर स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलता है, हार्ड कवरिंग जो होती है, और ये डेड सेल्स में होती है स्क्लेरेनकाइमा में, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, कॉलेनकाइमा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्प्लांटेशन अकर्स एट विच स्टेज ना, आपसे पूछा इम्प्लांटेशन किस स्टेज पे होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इम्प्लांटेशन जो है वो किस स्टेज पे होता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन किस स्टेज में होता है ना, ये आपसे पूछा है। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से फिर से एक क्वेश्चन है, तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर, दो चैप्टर जो हैं क्लास 12 के बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आपके रहते हैं। इम्प्लांटेशन जाइगोट में, मरूला में, ब्लास्टोसिस्ट में या गैस्ट्रोला में इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है। अब ये इम्प्लांटेशन जो ये कहाँ पे पूछा है, इम्प्लांटेशन जो एम्ब्रियो जो है यूट्रस में जब वो बाइंड करेगा, ठीक है, एम्ब्रियो जो है यूट्रस की वॉल पे जब आके जुड़ेगा, ये यूट्रस की वॉल यहाँ से जब एम्ब्रियो जुड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और ये जो है इम्प्लांटेशन ये कहाँ पे होता है, कब होता है इम्प्लांटेशन, जल्दी से कमेंट कीजिए। जाइगोट, अच्छा इम्प्लांटेशन ये पूछा किसका होता है ना, साइड नहीं पूछ रहा आपसे, जाइगोट का होता है कि मॉरुला का होता है, ब्लास्टोसिस्ट, यानी जब ये एम्ब्रियो ये आके यूट्रस से बाइंड किया, जब एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल से जब बाइंड किया आके, तो ये किस स्टेज में था आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो एम्ब्रियो जब यहाँ पे यूट्रस से बाइंड करता है तो ये किस स्टेज में होता है, ये आपको बताना है। तो किस स्टेज में होता है, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है, ठीक है। यूट्रस ये एम्ब्रियो की अलग अलग स्टेजेस होती हैं ना, पहले मोरुला में रहता है ना, मोरुला 8 सेल स्टेज होती है, ब्लास्टोसिस्ट 16 सेल स्टेज होती है ना, 16 सेल की, फिर इसके बाद या 32 सेल की होती है। जाइगोट इसके बाद क्या बनता है, गैस्ट्रोला बनता है। सबसे पहले जाइगोट रहता है, जाइगोट फिर डेवलप होता है, मोरुला बनाता है, मोरुला बोलते हैं, मलबेरी जैसे स्ट्रक्चर होता है ना एम्ब्रियो का, शुरू शुरू में स्टार्टिंग में मलबेरी शहतूत के जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो उसको कहते हैं मोरुला। इसके बाद आती है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ना, अदर एनिमल्स में इसको ब्लास्टुला बोलते हैं, ह्यूमंस में ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है जिसमें ये यूट्रस से बाइंड करेगा, यहाँ से जाकर जुड़ जाएगा, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाएगा।
चौथी स्टेज गैस्ट्रुला होती है, जब ये इसमें ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होने लगेगा तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रुला। तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो हमारे पास होती है ना, इस स्टेज में क्या होता है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन अकर से एट विच स्टेज, इम्प्लांटेशन पूछा था कि यूट्रस से कभी जुड़ता है जाके एम्ब्रियो, तो ये आपका आएगा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन क्लियर हो तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कौन सा जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है उसमें क्या चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, गोल्जी अपरेटस नहीं होगा, ठीक है। मेम्ब्रेन के साथ कौन, अच्छा कुछ सेल ऑर्गेनेल है वो मेम्ब्रेन के साथ जुड़े रहते हैं एक तरह से ना, मेम्ब्रेन के साथ जुड़े रहते हैं। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल जो है वो मेम्ब्रेन के साथ जुड़े रहते हैं और कौन से नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे बात करें, क्या बात है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, ठीक है। और इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद अब गोल्जी अपरेटस देखते हैं, ये भी सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ आपको दिखेगा, तो इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आप बोल सकते हैं। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन के अंदर जो पर्टिकुलर अलग अलग सिस्टम देखने को मिला, अलग अलग सेल ऑर्गेनल है, तो उसमें एक मिनट बस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे टिक लग गया मेरे ख्याल से, गलत हो जाएगा ना, टिक नहीं लगाना है ना, नॉट बोला है, नॉट पार्ट, कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो कौन सा पार्ट नहीं है अगर हम लोग देखें ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी और लाइसोसोम, ये तीनों पार्ट होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, ठीक है। याद रखना है कि एंडोमेम्ब्रेन, ये जब आपको सेल साइकिल सेल पढ़ा रहे थे, सेल वाला चैप्टर, सेल ऑर्गेनल बता रहे थे, तो उसमें स्टार्टिंग में ही बताए थे ना, सेल वाले चैप्टर की वीडियो पढ़ी है लाइन बाय लाइन, उसमें एक एक पॉइंट कवर किए हैं, तो वहाँ पे आपको बताया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में ना। तो इसलिए डिटेल से आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने डिटेल से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी नीट के पेपर में ना। इसलिए हमारी वीडियोज़ जो पड़ी हुई हैं क्लास 12 की प्लेलिस्ट पे, क्लास 11 की प्लेलिस्ट पे, वो अच्छे से आप देखिएगा, उसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के एक लाइन से एक क्वेश्चन आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल होता है ना, यहाँ बताया जाता है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, एटीपी बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इंडिपेंडेंट एक सेल ऑर्गेनल है और ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड इज परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन का कौन सा मेथड होगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है। परमानेंट यानी एक तरह से स्टेरिलिटी की बात ये कर रहा है, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होगा, स्टेरिलिटी की बात कर रहा है ना, कि यानी क्या हो जाए कि फिर वो फर्टिलाइज जो है रिप्रोडक्शन कर ही ना पाए, जो भी पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन अगर वो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन करता है तो फिर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो इसमें क्या ऑप्शन है, कॉन्डोम दिया है, पिल्स दी, ऑप्शन बी सी वैसेक्टोमी और डी रिदम है। तो ऑप्शन सी वैसेक्टोमी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन ये यहाँ पे आपके लिए था, अगर आप लोग थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे। वैसेक्टोमी जो होती है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड होती है, ठीक है। और वैसेक्टोमी किस में होती है, वैसेक्टोमी जो होती है ये मेल में होती है, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होती है। फीमेल में क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी, वहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, ठीक है। फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को कट करके बाइंड, उस पर धागा बांध दिया जाता है ना, मतलब उसको एक तरह से सील कर दिया जाता है कि फिर उसमें क्या हो, एक्सेल जो है या एक्सेल जो है या ओवा जो है ना, ओवम, वो स्पर्म से मिलने ना पाए, ठीक है। जबकि हम लोग जब बात करते हैं वैसेक्टोमी की तो ये मेल में होता है, वैसेक्टोमी कहाँ पे होता है, मेल में, ठीक है। तो मेल में वैसेक्टोमी होता है और ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन करता है, स्टेरिलिटी कर देता है, जिसके बाद फिर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है ना, मेल फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसके ऑफस्प्रिंग, उसके बेबी नहीं बन सकते ना। तो वैसेक्टोमी जो होगा ये मेल में होता है और इसमें जो वाश डिफरेंस होती है, ठीक है, वाश डिफरेंस जो होती है उसको कट कर दिया जाता है ना, कट करके टाई कर देते हैं वाश डिफरेंस को। तो वैसेक्टोमी जो होती है मेल में होती है। स्पर्म का पार्ट कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में हमें देखने को मिलता है, स्पर्म का हेड, नेक, मिडिल पीस या टेल ना, इसमें से ऑप्शन बताना है आपको। तो मिडिल पीस, ठीक है। विच पार्ट ऑफ स्पर्म है माइटोकॉन्ड्रिया ना, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होता है, मिडिल पीस में होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, मिडिल पीस। मिडिल पीस में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, हेड, नेक, मिडिल और टेल में यहाँ पे नहीं। हेड में अच्छा क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना, हेड में क्या होता है ना, हेड में एक्रोसोम देखने को मिलता है, ठीक है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेल लेयर फॉर्म्स लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम कौन सी जो है लेयर बनाती है, लेटरल मेरिस्टम ना। मेरिस्टम बताए थे 3 टाइप की होती है, ठीक है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब लेटरल कौन बनाएगा, कैम्बियम, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स या पिथ, ठीक है। अच्छा इसके नीचे यहाँ पे आंसर की आपकी दी हुई है, तो आप यहाँ पे आंसर की भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे,
तो आप लोग वहाँ से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसके आंसर की भी दी हुई है। तो लेटरल मेरिस्टेम आपको बताना है, लेटरल मेरिस्टेम कौन सी बनाती है ना, कैम्बियम बनाती है, एपिडर्मिस बनाती है, कॉर्टेक्स बनाती है, पिथ बनाती है, कौन सी लेयर जो है लेटरल मेरिस्टेम बनाती है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही ऑप्शन होगा कैम्बियम। ठीक है, जो कैम्बियम लेयर होती है ये क्या बनाती है, लेटरल मेरिस्टेम, जो मतलब साइड में जो लेयर होती है टिश्यू की, सेल्स की स्टेम में, वो आपकी बनाती है कैम्बियम। ठीक है, ये लेयर जो किनारे वाली ये कैम्बियम बनाती है। ठीक, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। और ये अगर आपको मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगा हो ये सेशन, ठीक है, तो इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा को ये सेशन शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाले भी मॉक टेस्ट आप अच्छे से लगा सकें। ठीक है, और प्रैक्टिस कर सकें और नीट का एग्ज़ाम आप अच्छे से दे सकें। आज कितनी तारीख हो गई, आज 12। ठीक है, 12 हो गई है, और अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं ना, 20 डेज़ अप्रॉक्स आपके पास है। ठीक है, 20 दिन का और टाइम है ना, तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिले, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।